का समय है। विवान दूल्हे की शेरवानी पहनकर तैयार हो रहा है। तभी अचानक पीछे से दयावती आती है और उसके सर पर जोर से डंडा मारकर उसे खींचते हुए घने जंगलों के बीच एक पुरानी झोपड़ी में ले जाती है। जल्दी से अपनी आंखें खोल, अब वही होगा जो मैंने सोचा है। बहुत शौक है ना तुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का? हाँ, ये क्या? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। आज कितनी मन्नतों के बाद मेरी शादी होने वाली है। मैं जिससे प्रेम करता हूँ आज वो मेरी होने वाली है। मुझे जाने दो। अगर तूने उस लड़की से शादी की तो मैं मुखिया से कहकर तुझे और तेरी माँ को इस गांव से बाहर निकला दूंगी। मुखिया से मेरी अच्छी जान पहचान है। तेरी और तेरी माँ की जिंदगी में नरक बना दूंगी। ठीक है, मैं ये शादी नहीं करूंगा। आप बस मुझे और मेरी माँ को कुछ मत करना। मैं ये गांव छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। विवान डर के मारे झोपड़ी से निकलकर दूर भाग जाता है। फिर दयावती सीधे महजबीन के घर पहुंच जाती है, जहां शादी की तैयारियां चल रही हैं। महजबीन दुल्हन के जोड़े में मंडप में बैठी है। अरे इतना वक्त हो गया, अभी तक दूल्हा और बाराती आए क्यों नहीं है? शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, कोई तो जाकर देखो। अरे कल्याणी बहन, मुझे तो लगता है कि लड़का एंड वक्त पर मंडप छोड़कर कहीं भाग गया है। आजकल के लड़कों का क्या भरोसा। नहीं दयावती चाची, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे सच्चा प्रेम करता है। वो मुझे इस तरह बीच मंडप में धोखा देकर कभी कहीं नहीं जा सकता। अरे कल्याणी बहन, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वो लड़का विवान जो बारात लेकर आने वाला था अपने घर से सब कुछ छोड़कर कहीं भाग गया है। नहीं, विवान मुझे इस तरह भरी सभा में बदनाम होने के लिए नहीं छोड़ सकता। भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? हे भगवान, मेरी बच्ची की तो इज्जत ही चली गई। अब समाज हमें जीने नहीं देगा। मेरी मासूम बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब इससे कौन शादी करेगा? बहन, अब जो होना था सो हो गया। लड़का ही धोखेबाज निकल गया तो कोई क्या कर सकता है। आप परेशान मत होइए, मैं अपने बेटे अक्षर से आपकी बेटी की शादी करवा देती हूँ। नहीं माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। मैं महजबीन से शादी नहीं कर सकता। देखो बेटा, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। यहाँ एक बेकसूर लड़की की इज्जत और जिंदगी का सवाल है। हम इसे इस तरह मंडप में तन्हा नहीं छोड़ सकते। हाँ बेटा अरशद, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस वक्त महजबीन का घर टूटने से बचा लो। समाज में तुम्हारी बहुत इज्जत होगी। कल्याणी बहन, आप जरा मेरे साथ घर के बाहर चलिए। हमें शादी को लेकर एकांत में कुछ जरूरी फैसला करना होगा। कल्याणी और दयावती घर के बाहर जाकर कुछ देर गुपचुप बातें करती हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों वापस मंडप में लौट आती हैं। कल्याणी का चेहरा शांत है। ठीक है बेटी, अब तुम्हारी शादी अक्षर से ही होगी। विवान के धोखे के बाद यही एक रास्ता बचा है अब तुम्हारे पास। माँ, तुम तो समझो, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस तरह किसी और के नाम नहीं कर सकता। मेरे दिल में कोई और है। बस अक्षर, मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। चुपचाप जाकर मंडप में बैठ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्षर ना चाहते हुए भी भारी मन से मंडप में बैठ जाता है और कुछ ही देर में अक्षर और महजबीन की शादी हो जाती है। शादी के तुरंत बाद दयावती दोनों को लेकर अपने घर आ जाती है। चलो, अब तुम दोनों की शादी तो हो गई। अब तुम दोनों अपने इस नए जीवन की शुरुआत करो और अच्छे से रहो। मैं यही चाहती हूँ। दयावती इतना कहकर मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। देखो महजबीन, भले ही परिस्थितियों के कारण मैंने तुमसे शादी कर ली है, पर यह बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। अक्षर, आप ये क्या कह रहे हैं?
मैं सिर्फ रूहानी से प्रेम करता हूँ और मेरे दिल में सिर्फ वही रहेगी। उसकी जगह मैं इस जिंदगी में कभी तुम्हें नहीं दे सकता। तुम सिर्फ इस घर की एक दासी बनकर रहोगी। अक्षर इतना कहकर गुस्से में कमरा छोड़कर वहां से चला जाता है। महजबीन पलंग पर बैठ जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा प्रेमी विमान मुझे इस तरह बीच राह में धोखा दे देगा। मेरी किस्मत ने एक ही रात में मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। महजबीन इसी दुख में डूबी रहती है और रोते रोते पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह जैसे ही महजबीन सोकर उठती है, तभी दयावती कमरे में दाखिल होती है। क्या कर रही है बहू? अरे शादी की थकावट होती है, पर इतनी भी नहीं कि घोड़े बेचकर सो जाओ। चलो उठो, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। मैंने आज से काम वाली बाई को छुट्टी दे दी है। अब से तुम ही घर का सारा काम करोगी। जी माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। महजबीन उठकर घर के कामों में जुट जाती है। वहीं दूसरी तरफ अक्षर घबराया हुआ घने जंगलों से होते हुए पुराने तालाब के पास पहुंचता है, जहां उसकी प्रेमिका रूहानी पहले से ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अक्षर, आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तुमने उस महजबीन नाम की लड़की से शादी कर ली? क्या तुम मुझे भूल गए हो? तुम चिंता मत करो रूहानी, भले ही परिस्थितियों के कारण मेरा विवाह उससे हो गया हो, पर मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ। एक ना एक दिन मैं तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाकर इस महल जैसी जिंदगी में लाऊंगा। मैं उसे कभी वो दर्जा नहीं दे सकता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अक्षर। अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ही जीने मरने की कसमें खाई है। दोनों वहां बैठकर प्यार भरी बातें करने लगते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। महजबीन रोज सुबह से रात तक बिना कुछ कहे घर के सारे काम करती है, पर दयावती उसे लगातार खरी खोटी सुनाती रहती है। अरे ओ महारानी, कब तक वहां बैठी रहोगी? जाओ, जाकर तालाब से कपड़े धोकर लाओ। और ये क्या, तुमने घर की सफाई कैसे की है? हर तरफ गंदगी है, सामान भी ढंग से नहीं हटाया तुमने। माँ जी, मैंने तो पूरी मेहनत से। चुप रह, मेरे कपड़े भी ढंग से नहीं धोए हैं तूने। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाकर नहीं भेजा क्या? वो तो शुक्र मानो कि मैं बड़े दिल की हूँ जो तुम्हें अपने घर की बहू बना लिया। हाँ, वरना कहीं मंडप में वहीं बैठी बैठी रोती रह जाती तुम। माँ जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और आगे भी करती रहूंगी। आप चिंता मत करिए, अगली बार से मैं और भी अच्छे से सारा घर का काम करूंगी। अच्छे से काम करना ही होगा, वरना मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। मेरे बेटे ने तो मजबूरी में तुमसे शादी की है। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो किसी और से प्रेम करता है। वो तो मुझे बस तुम पर तरस आ गया था, इसलिए तुम्हारी जिंदगी बच गई। अब जाओ यहाँ से। और महजबीन को रोता देखकर अनदेखा करके वहां से चला जाता है। महजबीन उसे रोकने की कोशिश करती है। तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारा मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं अपना खाना खुद निकाल कर खा सकता हूँ, तुम मेरे सामने से हट जाओ। अक्षर वहां से चला जाता है। महजबीन की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए गंदे कपड़ों का गट्ठर उठाकर लाती है और तालाब किनारे पहुंचकर कपड़े धोने लगती है। आखिर मेरी क्या गलती है? मैंने तो बस सच्चा प्रेम किया था। विमान ने मेरे साथ 7 जन्मों की कसमें खाई थी, फिर उसने मुझे मंडप पर धोखा क्यों दिया? और अब जिससे मेरी शादी हुई है वो मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार करता है। तभी वहां पर नाजिया नाम की एक पड़ोसन औरत कपड़े धोने के लिए आती है और महजबीन को रोता हुआ देखकर उसके पास आकर बैठ जाती है। अरे महजबीन बेटी, आप इस तरह रोने से क्या फायदा? तुम्हारी शादी को अब 8 महीने से ऊपर का समय हो गया है, पर अभी तक घर में कोई खुशखबरी नहीं आई है। चाची, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं तो ठीक ही कह रही हूँ, शादी के बाद तो खुशखबरी जल्दी आ जानी चाहिए। मेरी बेटी की शादी के 2 महीने बाद ही खुशखबरी आ गई थी और यहाँ 8 महीने बीत गए। राम जाने तुम कभी माँ बनोगी भी या नहीं बनोगी।
नाजिया ताना मारकर वहां से चली जाती है। महजबीन उदास होकर घर लौट जाती है। ऐसे ही कई महीने और बीत जाते हैं। एक दिन महजबीन को दयावती के कमरे से फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। इस वक्त माँ जी के कमरे में कौन इतनी धीमी आवाज में बात कर रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। महजबीन चुपके से कमरे के पास जाकर छिप जाती है, जहां दयावती अपने बेटे अक्षर से गंभीर चर्चा कर रही थी। देखो अक्षर बेटा, तुम्हारी शादी को 1.5 साल बीत चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि ये महजबीन कभी माँ बन पाएगी। अब तो आसपास की औरतें भी मुझे ताना देने लगी है कि मेरी बहू में कोई कमी है। माँ, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी दूसरी शादी करवा दो। उससे मेरी संतान इस दुनिया में जरूर आएगी। मेरे दोस्त की पहली पत्नी से भी संतान नहीं हो रही थी तो उसने दूसरी शादी की और अब उसके 2 बेटे हैं। चलो अच्छा ही है, अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देती हूँ। वैसे भी मैंने अक्षर को अपनी मुट्ठी में रखा है और जो नई बहू आएगी उसे मैं अपने इशारे पर नचाऊंगी। क्या सोचने लगी माँ? क्या तुम तैयार हो? ठीक है बेटा, ठीक है। अगर यही रास्ता है तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए लड़की कौन सी होगी? माँ, वही मेरी प्रेमिका रूहानी। वो मुझसे आज भी शादी करने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है बेटा, देखो हम इस तरह धूमधाम से तुम्हारी दूसरी शादी तो नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, जाकर मंदिर में रूहानी से चुपचाप शादी कर लो और उसे घर ले आओ, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो और वो हमारी बहू भी बन जाए। ठीक है माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं बहुत जल्द रूहानी को अपनी पत्नी बनाकर इस घर में ले आऊंगा। दरवाजे के पीछे खड़ी महजबीन ये सारी बातें सुन लेती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वो हिम्मत जुटाकर दयावती और अक्षर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। नहीं माँ जी, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। अक्षर जी, भले ही शादी से पहले मैं किसी और से प्रेम करती थी, लेकिन अब मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मेरे जीते जी किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं। देखो महजबीन, तुम मुझे संतान का सुख नहीं दे पा रही हो, इसीलिए मुझे ये दूसरी शादी करनी ही होगी। अब मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं, रुक जाइए अक्षर जी, मेरी बात तो सुनिए। अक्षर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और झटके से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। महजबीन तड़पकर दयावती के पैरों में गिर जाती है। माँ जी, आप तो उन्हें समझाइए। भला एक पत्नी के रहते हुए दूसरी औरत को इस घर में कैसे ला सकते हैं? अरे, जब तुझे अपने पति से इतना ही प्रेम था तो तुम्हें समय रहते इस घर को एक वारिस देना चाहिए था ना। अब जब तुम माँ नहीं बन पाई तो पछताने से कुछ नहीं होगा, समझी? दयावती वहां से चली जाती है और महजबीन जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिनों बाद अक्षर रूहानी से मंदिर में जाकर शादी करके उसे अपनी पत्नी के रूप में अपने घर पर ले आता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं प्रेम में इतनी अंधी हो गई कि मुझे इस बेकसूर लड़की के आंसू ही दिखाई नहीं दिए। अपने प्रेम के लिए मैंने इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे, ये नई बहू तो बड़ी चालाक लग रही है। ये महजबीन को इस तरह सहानुभूति क्यों दे रही है? मुझे इसे जल्दी अपनी मुट्ठी में करना होगा, वरना ये मेरे हाथ से निकल जाएगी। दयावती रूहानी का गृह प्रवेश करवा देती है। अगली सुबह होते ही पूरे घर में दयावती के चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगती है। चोर! चोर! बचाओ! मेरे सारे गहने चोरी हो गए। अक्षर बेटा, कहाँ है तू? बेटा जल्दी आ। हे भगवान, देख मेरे सारे जेवर गायब हो गए बेटा। क्या हुआ माँ? आपके सारे गहने अचानक कैसे चोरी हो सकते हैं? वो तो इतने दिनों से बक्से में सुरक्षित थे। मुझे पूरा यकीन है कि ये चोरी इस नई बहू रूहानी ने ही की है। रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो मैंने इसे अपने कमरे के आसपास घूमते हुए देखा था। भगवान, मेरे जेवर। रूहानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि शादी से पहले ही तुमने मेरी माँ के गहने चुरा लिए? नहीं जी, ईश्वर साक्षी है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रात भर अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। छोड़ो अक्षर बेटा, अब जो हुआ सो हुआ। आखिर घर की बहू है,
अगर हम ज्यादा बात बढ़ाएंगे तो आसपास के पड़ोसी लोग इस बात का बतंगड़ बना देंगे। देखो रूहानी, मेरी माँ कितनी अच्छी हैं। तुम्हारे गहने चुराने के बाद भी वो तुम्हें डांटने के बजाय तुम्हारा ही पक्ष ले रही हैं। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। अक्षर गुस्से में वहां से चला जाता है। दयावती कुटिलता से मुस्कुराते हुए रूहानी के पास आ जाती है। देखो बहू, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, पर आगे से इस घर में कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना, समझ गई ना तुम? दयावती मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। रूहानी अकेले कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी महजबीन उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। चुप हो जाओ रूहानी, रोना बंद करो, तुम अपने दिल को छोटा मत करो। दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है रूहानी। इस घर में जो दिख रहा है सच में उससे बहुत कुछ अलग है। आधी रात को जब पूरा घर सो रहा होता है, दयावती अपने कमरे में छिपाई हुई पोटली के सारे गहने निकालती है। चलो, मेरा खेल एकदम सही रहा। अब जल्दी से इन सारे गहनों को इस बक्से के नीचे छुपा देती हूँ। इस झूठे इल्जाम के डर से नई बहू हमेशा मेरी मुट्ठी में रहेगी और कभी भी मेरे खिलाफ सिर नहीं उठाएगी। दयावती जब मुस्कुराते हुए जेवर छुपा रही होती है, तभी कमरे के बाहर गलियारे से गुजर रही महजबीन खुले दरवाजे की झिरी से ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख लेती है। यही तो वो सारे गहने हैं जो माँ जी के हैं। फिर माँ जी ने सबके सामने झूठ क्यों कहा कि ये सारे गहने चोरी हो गए हैं? उन्होंने रूहानी को डराने के लिए उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। कोई औरत इतना कैसे नीचे गिर सकती है? फिर अगली सुबह जैसे ही वो सोकर उठती है तो देखती है कि रूहानी एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही होती है। क्या हुआ रूहानी, तुम सुबह सुबह इस तरह से क्यों रो रही हो? खुद को संभालो। दीदी, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि शादी के बस एक दिन बाद ही मुझ पर इतना बड़ा कलंक लगा दिया गया। मैं चोर नहीं हूँ दीदी। मैं जानती हूँ रूहानी, माँ जी के कोई गहने चोरी नहीं हुए हैं। कल आधी रात को मैंने खुद अपनी आंखों से माँ जी को वो सारे गहने बक्से के नीचे छुपाते हुए देखे हैं। क्या? माँ जी ने खुद गहने छुपाए हैं? पर दीदी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? क्योंकि माँ जी चाहती है कि तुम और मैं हमेशा उनके कदमों के नीचे दबकर रहें और कभी भी उनके खिलाफ आवाज न उठाएं। वो तुम्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। पर सुनो, ये बात अभी अक्षर जी से मत कहना, वरना तुम्हारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। दीदी, मुझे अब समझ में आया कि एक बहू की जिंदगी कैसी होती है जब उसकी सास अच्छी ना हो। फिर ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और महजबीन और रूहानी का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा होता जाता है और दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं। दीदी, आपको यहाँ आए लगभग 2 साल होने वाले हैं। क्या आपको कभी अपने मायके जाकर अपनी माँ से मिलने का मन नहीं करता? रूहानी, माँ जी ने मुझे शादी के बाद से अपने मायके जाने से साफ मना किया हुआ है। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं एक बार भी वहां गई तो वो मुझे दोबारा इस घर में कभी भी कदम नहीं रखने देंगी। भला कोई बेटी शादी के बाद अपनी माँ का घर कैसे छोड़ सकती है? आपको अपनी माँ से मिलने जरूर जाना चाहिए। माँ जी इस वक्त पड़ोस के गांव गई हुई हैं और उन्हें आने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। तब तक आप जाकर मिलकर वापस आ जाना, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है रूहानी, तो तुम घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी से जाकर जल्दी से लौट आऊंगी। महजबीन तुरंत वहां से निकल पड़ती है और तेज कदमों से अपने पुराने गांव की तरफ बढ़ने लगती है। पूरे 2 वर्ष बीत गए, शादी के बाद मैं एक बार भी इस रास्ते से अपने गांव नहीं गई। पता नहीं मेरी माँ कल्याणी कैसी होगी, किस हाल में होगी। महजबीन भागते हुए अपने पुराने गांव पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर वो चौंक जाती है। उसकी माँ कल्याणी घर के बाहर जमीन पर बैठी बैठी रो रही थी। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, तुम इस तरह घर के बाहर बैठकर क्यों रो रही हो? बेटी, बेटी महजबीन, तुम
यहाँ? बेटी, हमारा ये घर अब बिकने वाला है। बहुत जल्द मुझे ये घर छोड़कर यहाँ से बहुत दूर जाना होगा। ये तुम क्या कह रही हो माँ? आखिर हमारा घर क्यों बिकने वाला है? मेरी शादी तो बिना दान दहेज के हुई थी, फिर अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया माँ? बेटी, तुम्हारी शादी वाले दिन दयावती ने मुझसे एक गुप्त वचन लिया था, जिसके बदले उसने अक्षर से तुम्हारी शादी करवाई थी। कैसा वचन माँ? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर उस दिन मंडप के पीछे क्या हुआ था? कल्याणी आसमान की तरफ देखती है और 2 साल पुराना वो खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक के रूप में आ जाता है। कल्याणी बहन, मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें पूरे 5 तोला सोना, अपनी सारी जमीन और ये घर मेरे नाम करना होगा। ये तुम क्या कह रही हो दयावती बहन? अगर मैं अपनी सारी जमीन और घर तुम्हारे नाम कर दूंगी तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मत मानो, पर याद रखना, तुम्हारी बेटी का दूल्हा मंडप छोड़कर अब भाग चुका है। पूरे गांव के सामने तुम्हारी बेटी बदनाम हो जाएगी। और मुखिया मेरा अच्छा दोस्त है, वो तुम दोनों को गांव से बाहर फेंकवा देगा। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अपनी बेटी की इज्जत बचानी है तो हाँ कर दो। ठीक है, अगर मेरी बेटी की जिंदगी और इज्जत बचाने का यही रास्ता है तो मुझे मंजूर है। मैं अपनी सारी जमीन तुम्हारे नाम करती हूँ, पर मुझे ये घर खाली करने के लिए 2 साल का वक्त चाहिए। बस मेरी बेटी का जीवन बचा लो। ठीक है, 2 साल बाद ये घर मेरे हवाले कर देना। चलो अब चलकर दोनों बच्चों की शादी करवा देते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ जी इतनी ज्यादा लालची हो सकती है। माँ, विवान का मंडप से अचानक भाग जाना, उसके पीछे भी जरूर माँ जी की ही कोई बहुत बड़ी चाल थी। मुझे नहीं पता बेटी, लेकिन विवान अक्सर हमारे घर के आसपास आता जाता रहता है। फिर महजबीन बिना कुछ कहे वहाँ से निकल पड़ती है और सीधे विवान के घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाती है। महजबीन, तुम यहाँ? मैं तो रोज तुम्हें देखने के लिए तड़पता हूँ। विवान, आखिर तुमने उस दिन मुझे मंडप में क्यों छोड़ा? तुमने तो मुझसे 7 जन्मों का वादा किया था। बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे माफ कर दो महजबीन, मैं जानबूझकर नहीं भागा था। तुम्हारी सास दयावती ने मुझे और मेरी माँ को जान से मारने और मुखिया से कहकर गांव से बाहर निकलवाने की धमकी दी थी। मैं विवश था, पर मेरा प्रेम सच्चा था, इसीलिए मैंने आज तक किसी और से शादी नहीं की। क्या ये सब माँ जी की चाल थी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतना ज्यादा गिर सकता है। महजबीन सच जानकर अंदर से टूट जाती है और रोते हुए वापस अपने ससुराल लौट आती है। क्या हुआ दीदी, आप अपनी माँ के घर इस तरह से रोते हुए वहां से इस तरह से रोते हुए क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? रूहानी, हमारी सास दयावती एक जल्लाद है। उसने विवान को डरा कर भगाया था ताकि वो कल्याणी माँ की जमीन और घर हड़प सके। उसने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। बस हुआ दीदी, बस हुआ। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं। अब अक्षर भी बदल चुका है, वो भी मुझे ताने मारता है। हमें इन दोनों माँ बेटे का सच पूरे गांव के सामने लाना ही होगा। पर रूहानी, वो हमारे पति है और माँ जी हमारी सास है। हम समाज के सामने उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? जो हमारी कदर नहीं करता वो हमारा कुछ नहीं लगता दीदी। चलिए हम सीधे गांव के मुखिया के पास चलते हैं। जब पूरा गांव सच सुनेगा तो न्याय जरूर से होगा। महजबीन और रूहानी हिम्मत करके जैसे ही घर की चौखट पार करते हैं, सामने अक्षर खड़ा मिलता है। तुम दोनों एक साथ कहाँ जा रही हो? और तुम दोनों के चेहरे पर ये गुस्सा क्यों है? मुझे आज इंसाफ चाहिए अक्षर जी। इतने दिनों तक मैंने आपकी और माँ जी की हर प्रताड़ना को चुपचाप सहा, लेकिन अब और नहीं। रूहानी, तुम इस महजबीन के बहकावे में आकर कहाँ जा रही हो? तुम दोनों मेरी पत्नियां हो, इसीलिए मेरी बात मानो, घर के अंदर चलो। हम तुम्हारी पत्नियां नहीं है अक्षर। पत्नी वो होती है जिसे इज्जत और मान सम्मान दिया जाता है। तुम माँ बेटे ने हमें सिर्फ भेड़ बकरी समझकर रखा हुआ है।
और हम पर जुल्म किया है। अब हमारा फैसला पंचायत करेगी। रूहानी महजबीन का हाथ पकड़कर तेज कदमों से पंचायत की तरफ बढ़ जाती है। अक्षर घबराकर अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ बेटा, तू इतना डरावा क्यों है? और वे दोनों बहुएं कहाँ गई? माँ, लगता है कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। वो दोनों हमारे खिलाफ पंचायत में शिकायत करने गई हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है माँ। दूसरी तरफ महजबीन और रूहानी हांफते हुए गांव के चौपाल पर पहुंचती है, जहां मुखिया जी कुछ गांव वालों के साथ बैठे होते हैं। अरे महजबीन, रूहानी, तुम दोनों इस तरह बदहवास हालत में यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात है? मुखिया जी, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। दयावती माँ जी और अक्षर ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। माँ जी ने विवान को डरा धमकाकर मंडप से भगाया ताकि वे मेरी माँ की जमीन को हड़प सके, और शादी के बाद उन्होंने मुझे और रूहानी को तड़पा तड़पा कर रखा हुआ है। क्या? हमारे गांव में इतनी बड़ी घटना, और वो भी मेरी नाक के नीचे? हम बेटियों को देवी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उन दोनों माँ बेटे ने ये क्या किया? कुछ ही देर में गांव के लोग दयावती और अक्षर को पकड़कर पंचायत के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। दयावती के चेहरे पर अब भी घमंड था। मुखिया जी, आपने हमें इस तरह सरेआम पंचायत में क्यों बुलाया है? आखिर हमारा अपराध क्या है? अपना अपराध पूछती हो दयावती? तुमने और तुम्हारे बेटे ने मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो सारा सच अब बाहर आ चुका है। आखिर तुम दोनों इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये दोनों मेरी बहुएं हैं। मैं कसम खाती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। चुप रहो दयावती। जो एक बार विश्वासघात कर चुका हो, उस पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। पंचायत का फैसला सुनो। तुमने महजबीन की माँ से जो भी जमीन और मकान धोखे से लिखवाया था, वो सब तुम्हें इसी वक्त वापस करना होगा, और तुम दोनों माँ बेटे को आज ही ये गांव छोड़कर निकलना होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए मुखिया जी। हम इस उम्र में कहां जाएंगे? भगवान के लिए हम पर रहम करिए। गांव वाले अक्षर और दयावती की एक नहीं सुनते और उन्हें धक्के मारकर गांव की सीमा से बाहर निकाल देते हैं। तभी भीड़ से निकलकर विवान आगे आता है। मुखिया जी, मैं महजबीन से आज भी सच्चा प्रेम करता हूँ। उन दोनों माँ बेटों ने मेरे और महजबीन के साथ जो किया वो बहुत गलत था। मैं आज भी महजबीन को अपनी पत्नी के रूप में अपनाने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत ही पुण्य की बात है विवान, कि तुम सब कुछ जानते हुए भी महजबीन को अपनी पत्नी का सम्मान देना चाहते हो। महजबीन बेटी, क्या तुम विवान से शादी करना चाहती हो? महजबीन, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई खोट नहीं थी। तुम हमेशा मेरे काबिल थी और हमेशा रहोगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ दीदी, विवान बहुत अच्छा लड़का है। ऐसा सच्चा जीवन साथी बार बार नहीं मिलता। आपको अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए हाँ कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी धूमधाम से कर दी जाएगी, और आज के बाद हमारे गांव में सभी बेटियों की बराबर इज्जत की जाएगी। आज तुम दोनों बेटियों ने गांव को सही दिशा दिखाई है। कुछ दिनों बाद महजबीन और विवान की शादी बहुत ही सादगी और सम्मान के साथ संपन्न हो जाती है।